केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, प्रहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। से पहले प्रहार में बात होगी घुसपैठियों पर स्ट्राइक की। बिहार के बाद देश के कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन बिहार में बड़ी हार के बाद विपक्ष को सभी जगहों पर हार का डर सता रहा है। विपक्षी कुछ भी कहें, उत्तर प्रदेश में एसआईआर के जरिए घुसपैठियों को बाहर करने की तैयारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि एक भी घुसपैठी भारत के लोगों का हक नहीं मार सकता है। इसीलिए एसआईआर में जिन लोगों के कागजों में गड़बड़ी पाई जाएगी, उनको पहले डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा, उसके बाद उन्हें डिपोर्ट करने की तैयारी भी की जा रही है। लेकिन डिटेंशन सेंटर में तमाम बुनियादी सुविधाएं भी होंगी, ये भी कहा है मुख्यमंत्री ने। लेकिन डिटेंशन सेंटर तैयार करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। क्या कहा है मुख्यमंत्री ने, ये आपको बताऊंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में रह रहे घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि ऐसे लोगों की पहचान तुरंत की जाए। योगी ने साफ कहा है कि जिन लोगों पर अवैध रूप से प्रदेश में रहने का शक है, उनकी पहचान प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाए। इसके बाद इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि व्यवस्था पर बोझ न पड़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले पर कई लोग राजनीति भी कर रहे हैं। इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हालांकि इस पर क्या कह रहे हैं ये आपको सुनाते हैं, क्योंकि कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कई मुसलमान ऐसे भी हैं जो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और जो इस प्रक्रिया को लेकर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जवाब भी दे रहे हैं। सुनिए। बहुत अच्छा कदम, सराहनीय है। वो चीफ मिनिस्टर हैं देश उत्तर प्रदेश के। भारत सरकार का कानून है कि कोई भी गैर कानूनी भारत के अंदर दाखिल होता है या रहता है या कोई गलत कार्य करता है, उसके खिलाफ भारत सरकार का कानून है। तो सरकार अपना काम कर रही है और सरकार उन तमाम, मैं समझता हूं कि खाली उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत के अंदर जितने भी घुसपैठी हैं भारत के अंदर हैं, उन सबको ढूंढ कर पकड़ना चाहिए और उनको जो भारत का कानून है उसकी सजा जो उनको देनी चाहिए या उनके देश उनको वापस भेजना चाहिए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने घुसपैठियों के लिए हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाने का आदेश दिया है। आइए आपको बताते हैं कि डिटेंशन सेंटर क्या होता है और वहां पर किन लोगों को रखा जाता है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने डिटेंशन सेंटर को लेकर अधिकारियों को क्या निर्देश दिए हैं। डिटेंशन सेंटर, घुसपैठियों में डर है इसको लेकर। वो डिटेंशन सेंटर जिनमें घुसपैठियों को रखा जाएगा वो एक तरह का जेल होता है। ऐसी जगह घुसपैठियों को रखा जाता है जो कि बिना दस्तावेज वाले होते हैं और विदेशों से आकर यहाँ पर रहते हैं और फिर उन्हें डिपोर्ट करने की तैयारी की जाती है। डंकी रूट से आने वाले लोगों को भी यहीं पर रखा जाता है। दुनिया के कई देशों में डिटेंशन सेंटर बने हुए हैं और घुसपैठियों को यहीं से डिपोर्ट यानी उनके देश वापस भेजा जाता है। उत्तर प्रदेश में भी डिटेंशन सेंटर बनाने की तैयारी की जा रही है। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को इसमें रखा जाएगा। रोहिंग्या बांग्लादेशियों का यहीं से डिपोर्टेशन होगा, यानी वो लोग जो भारत में इलीगल तरीके से रह रहे हैं, रोहिंग्या मुसलमान हो, बांग्लादेशी हो या कोई भी हो, किसी भी देश का व्यक्ति हो और इलीगल तरीके से भारत में रह रहा है तो उसको उसकी पहले पहचान की जाएगी, उसके पेपर्स चेक किए जाएंगे और उसके बाद उसे डिटेंशन सेंटर में फिर सीधे डिपोर्ट यानी उसको उसके देश भेज दिया जाएगा। घुसपैठियों पर योगी के एक्शन को लेकर समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है। समाजवादी पार्टी एक बार फिर इस पर राजनीति कर रही है और यही कह रही है कि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार तो सालों से है, इसके पहले ये कदम क्यों नहीं उठाया गया। आदरणीय योगी जी कह रहे हैं कि घुसपैठियों को पकड़कर हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाकर उनके मूल देश में भेजा जाएगा। हमारा ये मानना है और जो आंकड़े भी चीख चीख के कह रहे हैं कि सबसे कम घुसपैठियों को पकड़ने का काम
भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय मोदी जी की सरकार में हुआ। 11 साल के कार्यकाल में केवल 3,512 घुसपैठियों को ये लोग पकड़ पाए हैं, जबकि आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार में 90,000 घुसपैठिए 10 साल के कार्यकाल में पकड़े गए हैं। कि समाजवादी पार्टी के नेता घुसपैठियों को गलत तो बता रहे हैं, लेकिन ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कदम की तारीफ नहीं कर सकते हैं। राजनीति है, इनकी राजनीतिक मजबूरियां हैं, इसीलिए ये घुसपैठियों को देश के लिए खतरा बताते हैं, मानते भी हैं, लेकिन खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं रखते हैं, क्योंकि वो इनका वोट बैंक भी होते हैं। भारत में घुसपैठिए लंबे समय से बड़ी समस्या बने हुए हैं। ये आपको बता देते हैं कि आखिर कैसे भारत के लिए घुसपैठिए बड़ी समस्या बने हुए हैं। ओपन बॉर्डर का फायदा उठाकर ये देश के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन ये वापस नहीं जाते हैं। ये आपको बताने जा रहे हैं हम कि घुसपैठिए को लेकर क्या अब तक स्थिति रही है और कैसे भारत घुसपैठियों को बाहर करने के लिए इसके पहले भी बड़े कदम उठाता रहा है। भारत में कितने घुसपैठिए हैं, सबसे पहले ये आपको बता देती हूँ। भारत में घुसपैठियों की संख्या साल 2001 की जनगणना में 31 लाख थी। 31 लाख बांग्लादेशी यहाँ पर मिले थे, जबकि यूपीए के 2004 में घुसपैठियों पर जो आंकड़ा जारी किया गया था वो भी चौंकाने वाला था। भारत में 1.2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी उस वक्त यानी साल 2004 में बताए गए थे। 2016 में मोदी सरकार ने घुसपैठियों का आंकड़ा जारी किया था, जिसमें रिजिजू ने कहा था कि भारत में 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी हैं। वहीं पश्चिम बंगाल और असम में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में करीब 60 लाख घुसपैठिए छिपे हुए हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है, एसआईआर को भी गलत बता रही है। असम में घुसपैठियों की संख्या करीब 50 लाख के आसपास है। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों की संख्या करीब 10 लाख है और इसीलिए इन लोगों को बाहर करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ा कदम उठा रहे हैं और उनका कहना है कि एक एक व्यक्ति की पहचान की जाए, कहीं कोई कमी ना रहे। ऐसा ना हो कि कोई भारत का नागरिक और किसी लापरवाही की वजह से उसके लिए भी समस्या खड़ी हो जाए। इसलिए बाकायदा सभी पेपर चेक किए जाएंगे और पेपर चेक किए जाने के बाद ही जिन लोगों के गलत पेपर पाए जाएंगे, जो सही पहचान नहीं दे पाते हैं, उन्हीं लोगों को पहले डिटेंशन सेंटर और उसके बाद डिपोर्ट करने की तैयारी की जाएगी। लेकिन ये कदम विपक्ष को कहां रास आने वाला है। अब समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं तो कांग्रेस कैसे पीछे रहती। कांग्रेस ने भी घुसपैठियों पर एक्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार से सवाल पूछा है और यही कह रहे हैं कि सरकार इस पर राजनीति कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, इसीलिए अब राजनीति की वजह से ये राजनीतिक कदम उठाया जा रहा है। कांग्रेस क्या कह रही है, सुनिए। भाजपा सरकार में सिर्फ हो हल्ला मचाया जाता है, काम नहीं होता है। 10 साल हो गए, अब विदाई का समय है जब बीजेपी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को, तब उनको घुसपैठियों की याद आ रही है। आप बताइए कि 10 साल में कितने घुसपैठी आपने बाहर किया या कितनों को चिन्हित किया या कितनों पर कार्रवाई हुई। इसी वजह से जो लोग मैक्सिमम गवर्नमेंट, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते थे, आज उनके पास 10 साल की उपलब्धियों के नाम पर कुछ नहीं है। देश में कब कब कितने घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर निकाला गया है, इससे जुड़ा एक आंकड़ा भी हमारे पास है। आपको दिखाते हैं कि आखिर अब तक घुसपैठियों पर कब और कितनी बड़ी संख्या में एक्शन लिया गया है। साल 2011 में 6,761 बांग्लादेशियों को वापस उनके देश भेजा गया है। 2012 में 6,537 बांग्लादेशियों को वापस बांग्लादेश भेजा गया। 2013 में 5,234, जबकि जैसे जैसे साल बढ़ता गया संख्या कम होती गई। साल 2014 में 989 बांग्लादेशी वापस डिपोर्ट किए गए। 2015 में 474 बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया। 2016 में 308 और 2017 में यह आंकड़ा 51 पर रह गया। 2017 में 51 बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया है। लेकिन अब पूरे देश भर में यह प्रक्रिया चल रही है, तो ऐसे में एक बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आ सकता है, क्योंकि अभी बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले जो बिहार में एसआईआर प्रक्रिया हुई थी, उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों को या तो उनके देश भेजा गया है, खासतौर पर बांग्लादेश भेजा गया है, या फिर वो लोग जिनके 2-2 वोटर आईडी कार्ड थे उनके नाम को काटा गया है। और ऐसे में 65 लाख लोग फर्जी पाए गए थे। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गोवा, जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, असम समेत, उन सभी जगहों पर एसआईआर की प्रक्रिया लागू की जा रही है, जिसको लेकर सबसे बड़ा कदम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उठाया है। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों पर एक्शन को लेकर आरजेडी ने भी बीजेपी पर सवाल खड़े किए हैं। अब बिहार से इस पर कैसे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो चुनाव है, बिहार में चुनाव हो चुके हैं, विपक्ष हार गया है और विपक्ष ये चाहता नहीं है कि कहीं और हार का सामना करना पड़े। इसलिए अब आरजेडी के नेता अपने साथ के लोगों का कैसे समर्थन कर रहे हैं और कैसे एसआईआर को गलत बता रहे हैं, सुनिए। देखिए, घुसपैठियों पर तो 10 वर्षों से 9 वर्षों से सरकार में हैं योगी जी, 11 वर्षों से केंद्र में मोदी जी।
अभी तक घुसपैठियों पर क्या कार्रवाई हुई, घुसपैठिए कैसे इतने घुस गए, ये सब बोलना चाहिए। कार्रवाई करने से किसने रोका है? उनके पास शासन प्रशासन है, घुसपैठियों पर रोकें। सिर्फ घुसपैठियों पर सियासत ना करें, ये उनसे हमारा मांग है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरजेडी के नेता एसआईआर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ओवैसी भी कुछ पीछे नहीं है, वो भी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मंशा साफ, उन्होंने साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश देश के लोगों का हक किसी और को नहीं मिलना चाहिए। ये लोग फर्जी तरीके से भारत आते हैं, रहते हैं और हमारे देश के गरीबों का हक मारते हैं। जिन्हें सही मायने में फायदा मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता है, बल्कि ये घुसपैठिए आकर हमारे देश के लोगों का हक छीन लेते हैं। क्या कहा है मुख्यमंत्री ने और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर क्या बड़े कदम उठाए जाने हैं, क्या तैयारियां हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। यहाँ पर उन्होंने उन लोगों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसा करके दिल्ली के हकों पर कुठाराघात करने का पाप भी किया है। उनकी सहानुभूति उन लोगों के प्रति होती है जो घुसपैठिए के रूप में भारत के नागरिकों के हक पर डकैती डालने का काम कर रहे हैं। भारत में घुसपैठ एक बड़ी समस्या है। बांग्लादेश और नेपाल बॉर्डर से अक्सर बिना दस्तावेज के घुसपैठिए आकर देश के दूसरे राज्यों तक फैल जाते हैं। ये घुसपैठिए यहाँ के संसाधनों का दोहन कर गरीबों के हक पर डाका डालते हैं। लेकिन सरकार ने ठान लिया है कि घुसपैठियों को बाहर खदेड़ कर ही दम लेंगे। बिहार से घुसपैठियों के खिलाफ शुरू हुई कार्रवाई अब उत्तर प्रदेश में जोर पकड़ रही है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें खदेड़ने का प्लान तैयार कर लिया है, क्योंकि बिहार चुनाव में घुसपैठियों के मुद्दे का बीजेपी को सीधा फायदा मिला। ऐसे में 2026 में बंगाल में और 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। माना जा रहा है दोनों राज्यों में अवैध वोटर एक बड़ा मुद्दा होंगे। इसीलिए योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे पर मुखर होकर विपक्ष की घेराबंदी कर रहे हैं। जो लोग विकसित भारत नहीं चाहते, जो लोग समर्थ भारत नहीं चाहते, जो लोग सशक्त भारत नहीं चाहते, वे लोग भारत को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम वादों के आधार पर बांट करके, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके दुश्मन को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। उनकी सहानुभूति किसी गरीब के लिए नहीं है, उनकी सहानुभूति देश के लिए नहीं है, उनकी सहानुभूति उन लोगों के प्रति होती है जो घुसपैठिए के रूप में भारत के नागरिकों के हक पर डकैती डालने का काम कर रहे हैं। माना जाता है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए टीएमसी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वोट देते हैं। इसीलिए वोट के लालच में ये दल घुसपैठ जैसे संवेदनशील मुद्दे पर खामोश रहते हैं। लेकिन बीजेपी जोर शोर से घुसपैठियों को खदेड़ने का मुद्दा उठा रही है। बिहार में एसआईआर अभियान के दौरान 50 लाख से ज्यादा फर्जी मतदाता सामने आए जो अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे। ऐसा अनुमान है कि उनके नाम कटने का बड़ा असर चुनावी नतीजों में देखने को मिला। योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ स्ट्राइक शुरू कर दी है। सीएम योगी ने सभी डीएम को निर्देश दिए हैं कि घुसपैठियों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जाए। घुसपैठियों को रखने के लिए अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं। डिटेंशन सेंटर पर रखे गए घुसपैठियों को वापस उनके देश भेजा जाएगा। सीएम योगी ही नहीं, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी कई बार देश से घुसपैठियों को साफ करने की बात कह चुके हैं। वोट बैंक का स्वार्थ देखिए, कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। अभी अभी राहुल बाबा यहां आए थे, मालूम है ना आपको? अरे यार बोलो, है या नहीं है? एक यात्रा निकाली थी ना, मालूम है ना? कौन सी यात्रा निकाली थी? मैं बताता हूं, उन्होंने जो यात्रा निकाली थी वो यात्रा घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा निकाली थी। उत्तर प्रदेश के कई बड़े शहरों में बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशियों की घुसपैठ है। उत्तर प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी हैं।
लखनऊ में करीब 1 लाख बांग्लादेशी छिपे हैं। 3000 अवैध रोहिंग्या छिप कर रह रहे हैं। प्रयागराज, हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, मथुरा, अलीगढ़ में रोहिंग्याओं का डेरा है। रोहिंग्या और बांग्लादेश सियासत की बजाय देश की सुरक्षा का मामला है, लेकिन कांग्रेस ऐसे गंभीर मामलों में भी सियासत करती दिख रही है। देश भर में ये घुसपैठिए बड़ी समस्या बन गए हैं। ये एक टाइम बम की तरह हैं, जो वक्त आने पर फट जाते हैं और देश को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर इन घुसपैठियों को देश में एंट्री मिलती कैसे है? देश के ही लोग इनके फर्जी कागजात बनाते हैं। भारत में अलग अलग राज्यों से एंट्री लेते हैं। बॉर्डर से सटे हुए राज्यों से इन्हें मदद मिलती है। घुसपैठ करके अलग अलग इलाकों में बढ़ जाते हैं। जिस तरह से ये घुसपैठिए सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर अंदर घुस जाते हैं, किसी भी बड़ी देश विरोधी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। घुसपैठियों की असली पहचान उजागर करना एक बड़ी चुनौती है। योगी जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, उससे साफ है कि चुनाव से पहले बड़ी तादाद में घुसपैठियों को प्रदेश से बाहर कर देंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले घुसपैठिया अगर बाहर निकाल दिए गए और एसआईआर अभियान में उन पर गाज गिर गई, तो विपक्ष को बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी नुकसान होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लखनऊ में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की पहचान को लेकर पिछले मंगलवार को मेयर सुषमा खरकवाल ने एक ड्राइव चलाई थी। इस दौरान मेयर ने खुद गोमती नगर इलाके में लखनऊ स्वच्छता अभियान के कर्मचारियों की जांच की थी। हालांकि इस दौरान उन्हें वहां पर कोई बांग्लादेशी नहीं। मेयर सुषमा खरकवाल ने विनीत खंड 6 स्थित पोर्टेबल कॉम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन का निरीक्षण भी किया। उन्होंने यहां तैनात सफाई कर्मचारियों के दस्तावेजों की भी जांच की थी। मेयर ने विशेष रूप से उन लोगों के कागजात देखे थे जिन्होंने खुद को असम का बताया था, और उसके बाद पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाया गया। और इसी तरह से केवल किसी एक इलाके में नहीं, राजधानी लखनऊ के किसी एक इलाके में नहीं, बल्कि सभी जगहों पर ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। बल्कि केवल एक जिला या राजधानी नहीं, बल्कि हर जिले में ऐसे ही ड्राइव चलाई जाएगी। दिल्ली में हुआ आतंकी हमले के बाद लखनऊ समेत प्रदेश के हर जगह पर ये चेकिंग अभियान चल रहा है कि कौन प्रवासी और कौन कहाँ से आया। सबसे बड़ी बात ये है कि गैर मुल्क वहीं चुनाव आयोग की ओर से भी कई चीजें साफ कर दी गई हैं। चुनाव आयोग की ओर से देश के 12 राज्यों में कराए जा रहे एसआईआर में लापरवाही पर गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी मेधा रूपम के निर्देश पर मतदाता सूची संशोधन कार्य में ढिलाई बरतने वाले कुल 60 बीएलओ और 7 सुपरवाइजर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। सभी एफआईआर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत दर्ज कराई गई है। दरअसल जिला प्रशासन की ओर से 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चल रहे एसआईआर को लेकर पहले ही साफ कर दिया गया था कि किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बुद्ध नगर के विभिन्न थानों पर निर्वाचन कार्यालयों से तहरीर प्राप्त होने के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत निर्वाचन संबंधी दायित्वों का निर्वहन न करने के कारण जो निर्वाचन कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है, इसके संबंध में अभियोग पंजीकृत हुए हैं और लगभग 4 अभियोग पंजीकृत हो चुके हैं और 60 से अधिक जो शासकीय कर्मी जो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे थे, उनके विरुद्ध ये अभियोग पंजीकृत होकर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। अब जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और नेता सवाल खड़े कर रहे हैं, तो अध्यक्ष पीछे कैसे रह सकती है? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर चुनाव आयोग और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश ने दावा किया है कि आगामी चुनावों को प्रभावित करने के लिए बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर समाजवादी पार्टी का वोट कटवाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी को जानकारी मिली है कि 2024 में जिन विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती थी, यानी कि लोकसभा के चुनाव की बात कर रहे थे वो, वहां करीब 50,000 वोट हटाने की तैयारी हो रही है। अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर तैयारी कर रहे हैं कि जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी 2024 में जीती है, वहां के 50,000 वोट काट दिए जाएं। हम लोग सतर्क हैं। अखिलेश ने कहा कि यही योजना वो पश्चिम बंगाल में भी लागू करने जा रहे हैं। जो तैयारी है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी
और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। सपा एसआईआर पर सवाल उठा रही है तो बीजेपी अखिलेश यादव पर अटैक कर रही है। सुनिए। देखो, ये बीएलओ एक तो बड़ी शिकायतें मिल रही हैं, बीएलओ सब जगह फार्म नहीं बांट पा रहे हैं। ऐसे बीएलओ बनाए गए हैं जिनको कोई मतलब भी नहीं फार्म क्या होता है। तो ये जानबूझकर सरकार वोटों को कटाने, जिस वोट की ताकत सबसे बड़ी कीमती ताकत, सबसे बड़ी कीमती दौलत अगर किसी के पास है तो वोट है, जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया। कोई दिक्कत नहीं है, सब पारदर्शिता पूर्ण सूची बने, ये हर नागरिक का दायित्व है, कर्तव्य भी है और भारत निर्वाचन आयोग उसी दिशा में काम कर रहा है। मांग कर रहे हैं अखिलेश कर रहे हैं, ये निर्वाचन आयोग का मामला है। तो सांसद अवधेश प्रसाद, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आपने सुना, लेकिन आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के नेता और बीजेपी के गौरव वल्लभ भी एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। उन्होंने भी एसआईआर को लेकर आरोप प्रत्यारोप शुरू कर दिया है। सुनिए आशुतोष वर्मा और गौरव वल्लभ क्या कह रहे हैं। साथ में उन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में बताई और आपको एक ऑडियो क्लिप भी सुनाई जिसमें एसडीएम खुद मान रही है इस बातों को कि चीज़ें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। देखिए, बीएलओ भी इंसान है, वो भी क्लास 3 क्लास 4 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी हम लोग बात कर रहे हैं, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा है और बहुत जल्दबाजी में बिना ट्रेनिंग के लिए काम हो रहा है। हमारी मांग ये है कि 25 करोड़ की जनता और एक ऐसे प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, जहाँ से खुद प्रधानमंत्री आते हैं और कहते हैं दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश में जाते हैं, ऐसी जनता को एकदम से आपाधापी में एसआईआर करके कहीं आप कुछ और तो नहीं करना चाहते हैं। ये कि बात इलेक्शन से 6 महीने पहले तेजस्वी यादव ने की थी, नतीजा क्या हुआ, 25 पे आ गए। सेम ये कि बात ममता बनर्जी और अखिलेश यादव कर रहे हैं, 25 से कम पे आएंगे। मैं पुनः दोहराता हूँ, 25 से कम सीटों पर आएंगे। और एसआईआर को लेकर सिर्फ उत्तर प्रदेश में हंगामा नहीं मचा हुआ है, बल्कि झारखंड में भी डर का माहौल है। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने एसआईआर का बहिष्कार करने की बात कही है, यानी क्योंकि झारखंड में भी एसआईआर प्रक्रिया अपनाई जानी है। आज नहीं तो 3-4 साल बाद वहां चुनाव तो है ही, और इसको लेकर अब वहां के नेता भी, विपक्ष के नेता खास तौर पर डरे हुए हैं। क्या कह रहे हैं, सुनिए। तो ये कह रहा हूँ कि अगर जबरन आप एसआईआर लागू करेंगे तो बिहार में जबरन कर दिया गया था, तो हम लोग को तो बहिष्कार कर देना चाहिए था चुनाव का। वैसे भी हार था और बहिष्कार कर देते तो वैसे भी हार होता है। तो अब तो कहेंगे कि जहां जहां एसआईआर जबरन लागू करेगा तो हम मांग करेंगे राहुल गांधी जी से कि सर हम लोग चुनाव में मत जाइए। दे दिए ना सभी राज क्लीन, यही चाहता है ना लोग, दे दिए एक बार, चलो तुम ये लोग राज करो। और हिंदुस्तान में क्या, प्रदेश में तुम एसआईआर लागू करो, बहुत मजबूत है भाजपा के नेता, प्रदेश में चुनाव करा लो, हथिया लो प्रदेश को। और अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर टीएमसी अपना रुख पहले ही साफ कर चुकी है। टीएमसी और बीजेपी के बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। ममता बनर्जी पहले ही सड़कों पर उतर चुकी है एसआईआर प्रक्रिया को लेकर, क्योंकि वो जानती हैं कि सबसे ज्यादा घुसपैठी यानी बांग्लादेश से आने वाले लोग पश्चिम बंगाल में शरण दी जाती है, और वो ममता बनर्जी की जीत के लिए सबसे जरूरी है। और अगर वो हट जाते हैं तो ममता बनर्जी आने वाले चुनाव में हार भी सकती हैं। इसीलिए वो तो सड़कों पर है ही, अब उनकी पार्टी के नेता भी आरोप लगा रहे हैं। ये सारे जो प्रोसीजर्स बोला गया है, ये प्रोसीजर्स के लिए ठीक तरह की तैयारी नहीं हुई है। तो अगर तैयारी ठीक से नहीं हुई है तो ये प्रोसीजर्स इम्प्लीमेंट करने का कोई मतलब नहीं है। और प्रोसीजर्स इम्प्लीमेंट करने वाला जो है बीएलओस, वो कर नहीं पा रहे हैं, उसको ट्रेन नहीं किया गया है। वेबसाइट में वहाँ पर बहुत सारे एरर्स है। बाकी एसआईआर जो हो रहा है वो तो चुनाव के लिए जो वोटर लिस्ट बनेगा वो शुद्ध हो, इसलिए हो रहा है। और जिसका नाम नहीं आएगा वोटर लिस्ट में वो भी यहीं रहेगा, कोई भगाएगा नहीं, डरने की कोई कारण नहीं है। लेकिन इस समय जो सरकार ने पहले 2014 फिर 2024 31 दिसंबर तक सीए के लिए समय बढ़ाया है उन आवेदन के लिए, वो अगर सुविधा नहीं लेंगे तो बाद में क्या समस्या होगा वो तो बाद में ही पता चलेगा।
तो एसआईआर को लेकर यानी घुसपैठियों पर हो रही स्ट्राइक को लेकर अब विपक्ष के नेता डरे हुए हैं और बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और डर इसलिए भी है क्योंकि बिहार में बड़ी हार का सामना विपक्ष को करना पड़ा है। ऐसे में डर यह है कि पश्चिम बंगाल जहां घुसपैठियां हैं, जहां झारखंड जहां पर पिछले दिनों भी घुसपैठियों को लेकर विधानसभा चुनाव में भी मुद्दा सबसे ज्यादा उठाया गया था, वहां पर अगर इनका वोट बैंक खत्म हो जाता है तो ये आने वाले चुनाव में किसके सहारे जीतेंगे। जनता से झूठे वादे तो करते हैं, लेकिन जब सही मायने में देश की जनता को, प्रदेश की जनता को फायदा पहुंचाने की बारी आती है तो ये लोग अपने वोट बैंक की चिंता करते हैं, न कि असल मायने में देश में रह रहे लोगों की। चलिए बढ़ते आगे, अब बात कर लेते हैं दिल्ली में हुए धमाके की, क्योंकि दिल्ली में हुए धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर लगातार आए दिन नए खुलासे, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आतंकी उमर के दिल्ली के कोने कोने से सीसीटीवी सामने आ रहे हैं। वहीं उमर की कट्टर सोच और पाकिस्तान, टर्की और सीरिया के कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं, जिससे उसकी कट्टर सोच तो सबके सामने आ ही रही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी पता चल रहा है कि आखिर आतंकी उमर किस किस से कनेक्शन में था और किस किस ने उसका ब्रेन वॉश किया, कैसे उसने ये वीडियो बनाया और कैसे वो फिदाइन हमले की बात करने लगा। आतंकी डॉक्टर उमर की एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। उमर विस्फोटक से भरी कार लेकर मेवात में भी दिखा है। दिल्ली से लेकर मेवात तक उमर की कार दिखाई दी है। मेवात में उमर की विस्फोटक से भरी कार दिखाई दी है। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। हमने इसके पहले दिल्ली की सड़कों पर ये सफेद रंग की i20 कार, बल्कि ये कहें कि ये विस्फोटक कार जिसको लेकर ये घूमता रहा आतंकी उमर पूरे दिल्ली में, और उसके बाद मेवात में भी ये तस्वीर दिखी है उसकी, ये वीडियो सामने आया है क्योंकि नूह में ही ये एक किराए के कमरे में रहने के लिए गया था और नूह से निकलते हुए मेवात के इलाके में ये गाड़ी देखी गई है जो विस्फोटकों से लैस थी और इसी गाड़ी से दिल्ली में अगले दिन धमाका किया गया। और आतंकी फैक्ट्री कैसे खुलकर सामने आई है और कैसे केमिकल की भट्टी के तार खुलते जा रहे हैं ये आपको बताते हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। डॉक्टर उमर अपने कमरे में एक्सपेरिमेंट किया करता था, ये जानकारी मिली है। आतंकी उमर केमिकल से एक्सपेरिमेंट करता था और आतंकी उमर विस्फोटक की क्षमता बढ़ाना भी चाहता था। उमर के कमरे से अक्सर काला धुआं निकलता देखा जाता था, जो आसपास के लोगों ने बताया है। एक सिक्योरिटी गार्ड ने भी धुएं को लेकर उससे सवाल किया था। गार्ड के सवाल पर उमर ने सब्जी का बहाना बनाया था। गार्ड ने यूनिवर्सिटी के अफसरों से भी शिकायत की कि अस्पताल प्रशासन ने घटनाक्रम को नजरअंदाज किया। आखिर किसी को काले धुएं पर शक क्यों नहीं हुआ, सबसे बड़ा सवाल यह है। अगर पहले जांच होती तो दिल्ली के ब्लास्ट को टाला जा सकता था। यानी यूनिवर्सिटी के स्तर पर भी लापरवाही हुई है और जिस घर में वो रहा करता था, जो किराए का कमरा रहा करता था लेकर, वहां आसपास के लोगों ने भी उसके संदिग्ध गतिविधियों को लेकर अब बात की है, लेकिन वो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि हर किसी को डर है कि उनको या उनके परिवार को भी खतरा हो सकता है। अल फलाह के डॉक्टर मॉड्यूल मामले में गिरफ्तार तुफैल नियाज भट्ट की मां ने कहा है कि उनको अपने बेटे के बारे में कुछ पता ही नहीं है और जो आरोप उनके बेटे पर लगाए जा रहे हैं वो गलत है। सुनिए। अब उसको आरपीआई के दिन छोड़ दिया, उसके बाद अभी कितने महीने हुए, उसको 2 महीने हुए। काम सुबह काम पे जा रहा था, शाम वापस आ रहा था। ऐसे ही ब्लास्ट के दूसरे दिन उसको उठा के ले गए हैं काम से, कह रहे हैं कुछ पूछताछ करनी है। पहले दिन भर, उससे पहले वो एक दिन जब ये ब्लास्ट हुआ ना, उस दिन वो थाने में बैठा था। दिन भर इन्होंने बुला के रखा था, तो कुछ करना है, ये कागज बनाने हैं, ये करना है, लेकिन हमें कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। खासिर बुलाते रहते हैं, कभी एसपी वाले, कभी थाने वाले, कभी उधर नाइट वाले। ये काम उतना नहीं करता है जितना जेल में, थाने में होता है। अब मुझे बोलिए ना, इनको इल्जाम लग रहे हैं कि उसने ये किया है, ऊपर से ये किया है, ये किया है। कहाँ से करेगा वो छोटा बच्चा इतने। अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकवाद को लेकर एक तरफ चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है तो वहीं मौलाना अरशद मदनी अब इस यूनिवर्सिटी के मालिक के बचाव में कूद पड़े हैं। मदनी ने मुस्लिमों को इसको लेकर भड़काया है, उकसाने की कोशिश की है। अल फलाह के मुद्दे पर मदनी ने मुस्लिमों को भड़काया है। मदनी ने कहा है कि अल फलाह का मालिक जेल में पड़ा हुआ है, कब तक पड़ा रहेगा कोई नहीं जानता है। मौलाना मदनी कह रहे हैं कि सरकारें मुसलमानों को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। मदनी कह रहे हैं कि सरकारें मुसलमानों के पैरों से जमीन छीन रही हैं। मदनी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मुसलमानों का हौसला पस्त कर दिया गया है। मौलाना मदनी जिन पर लोगों तक सही बातें पहुंचाने, लोगों को आतंक के खिलाफ जागरूक करने की जिम्मेदारी है, वो लोगों को भड़का रहे हैं, मुस्लिमों को भड़का रहे हैं और अल फलाह यूनिवर्सिटी के मालिकों को, वहां के चेयरमैन को, वहां के डॉक्टर्स को खुद ही क्लीन चिट दे रहे हैं। सुनिए। देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है।
जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा है कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमान के अंदर लीडर चाह रहे। क्या कहते हो तुम? मुसलमान कौम कोई बांझ थोड़ी है, अगर नहीं थी तो वहां कैसे बन गए? बीजेपी ने मौलाना अरशद मदनी को बीजेपी के नेता ने जवाब दिया है। यासिर जिलानी कह रहे हैं कि ऐसे लोग केवल मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करते हैं और सिर्फ अपने लिए, अपनी रोटियां सेकने के लिए मुसलमानों को भड़काते हैं। क्या कह रहे हैं वो, मौलाना मदनी को लेकर सुनिए। सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि दुनिया में मुसलमानों के लिए, खास करके भारतीय मुसलमान के लिए, भारत से बेहतर कोई देश हो ही नहीं सकता और हिंदू से बेहतर कोई इंसान हिंदुस्तान में बड़े भाई की तरह कोई हो ही नहीं सकता। अरशद मदनी साहब के बयान में कंफ्यूजन था। वो एक तरफ तो कह रहे थे कि मुसलमान पूरे दुनिया में पस्त हो चुका है, दूसरी तरफ वो जोरान ममदानी की बात कर रहे थे कि वो न्यूयॉर्क में मेयर बन गए। तो वो खुद बताएं, अरशद मदनी साहब बड़े मौलाना हैं, कि वो कहना क्या चाहते हैं। और दिल्ली ब्लास्ट के बाद से लगातार जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हम आपको सांबा की तस्वीर दिखाते हैं जहां बीएसएफ जम्मू कश्मीर पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। ये तस्वीर देख लीजिए, ये सांबा सेक्टर की तस्वीरें हैं जहां पर बीएसएफ सर्च ऑपरेशन चला रही है। और केवल बीएसएफ ही नहीं, बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सांबा में ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। एक तरफ अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, आतंक की इस यूनिवर्सिटी का पर्दाफाश होता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सांबा में भी कार्रवाई की जा रही है। सांबा में भी सर्च ऑपरेशन जारी है। दिल्ली ब्लास्ट और कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई है और नाकाम होने के बाद एक इंटेलिजेंस की नई चेतावनी भी सामने आई है, जिसके बाद पूरे नॉर्थ कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। एजेंसी ने संकेत दिया है कि पीओके में कई लॉन्चिंग पैड अभी एक्टिव है और भारी बर्फबारी से रास्ते बंद होने से पहले घुसपैठियों को भेजने के लिए बेताब है। तो बॉर्डर पर कैसे हाई अलर्ट पर बॉर्डर्स को रखा गया है, कैसे वहां सिक्योरिटी चेक चल रहा है, हर एक जगह को कैसे खंगाला जा रहा है, आतंकी गतिविधियों को लेकर कैसे बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, अहरावत की रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। जो भी देश की तरफ आंख उठाकर दिखाने की कोशिश करेगा उनको वहीं पर न्यूट्रलाइज किया जाएगा। इससे पहले भी हमने देखा किस प्रकार के ऑपरेशन जो है जवान यहां पर कर रहे हैं। फिरदौस अगर आपको यहां से दिखा पाए किस तरह से पूरे इस एरिया को जो है वो सैनिटाइज किया जा रहा है लगातार। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं फोर्सेस की अलर्ट, ना चाहे हम प्लेन एरियाज की बात करें, उसके साथ साथ अगर हम बात करें ऐसे डिफिकल्ट टेरेन्स पर जहां एक आम व्यक्ति के लिए चलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन ये जवान जो है इनको इस चीज़ के लिए ट्रेनिंग मिली है। चाहे वारफेयर की अगर हम बात करें या उसके साथ साथ बाकी ट्रेनिंग्स की बात करें, उनको दी जाती है ताकि किस तरह के यहाँ पर अगर कोई भी आईईडी के साथ साथ या बाकी कोई विस्फोटक है तो किस तरह से उनको यहाँ पर सुरक्षा बलों के हाथ वो आए। इतना ही नहीं, हालांकि हमने यहाँ पर जवानों के साथ बात भी की तो उन्होंने कहा किस प्रकार से 2400 घंटे यहाँ पर कहीं बड़े बड़े एम्बुशेस होते हैं जो लगातार कहीं दिनों तक इन घने जंगलों में मौजूद होते हैं। बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए ये जवान कई घंटों तक लगातार ऑपरेशन को जो है वो अंजाम देते हैं। और सेना का युद्धाभ्यास भी लगातार जारी है। हर मुश्किल के लिए तैयार है हमारी सेना। मुश्किल क्या, दुश्मनों को जवाब देने के लिए हमारी सेना हर वक्त तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत सेना प्रमुख भी ये बात अलग अलग मंचों पे कहते रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रम में कहते रहे हैं कि हर मोर्चे के लिए हमारी सेना हर वक्त तैयार है। दुश्मन को जवाब देने के लिए सेना हर समय तैयार है। और ये तस्वीर आपको युद्धाभ्यास की दिखा रही हैं कि कैसे हर वक्त हर खतरे से निपटने के लिए तैयारी की जाती रहती है। फिर चाहे वो भारत में युद्धाभ्यास हो या भारत के बाहर भी तमाम देशों के साथ भी युद्धाभ्यास से सेना को और मजबूत करने की कोशिश की तैयारी की जाती है। भारत का गौरव पाक पर कैसे कहर बनता जा रहा है, भारत का गौरव यानी भारतीय सेना कैसे बड़े कदम उठा रहे हैं और कैसे पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ रही हैं, ये आपको बताते हैं। भारत ने बनाया है अब तक का सबसे खतरनाक बम।
डीआरडीओ ने एयर लॉन्च लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम बनाया है। इस स्वदेशी हथियार को गौरव नाम दिया गया है। गौरव दूर से ही लक्ष्य को नष्ट करने में सक्षम है। इस बम को सुखोई 30 MKI से लॉन्च कर सकते हैं। यह हवा में छोड़ने के बाद काफी दूरी तक ग्लाइड करता है। गौरव का वजन 1000 किलो है और पहाड़ों पर कारगर है। गौरव बता दें कि ये गौरव बंकर और किले बंद ठिकाने उड़ाने में सक्षम है। डीआरडीओ ने गौरव बम का 2 वर्जन तैयार किया है और दोनों वर्जन पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयार है। और भारत ने जब ये तैयारियां की है तो पाकिस्तान में खलबली मच गई, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि भारत की ये तैयारियां, भारत के ये बड़े कदम हमेशा से पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं। अब आपको बता रहे हैं कि ऑफेंसिव ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना क्या बड़े कदम उठा रही है, किस तरह से तैयारी की जा रही है और इस बम के अलावा भारत ने और क्या तैयारियां कर रखी हैं, सुनाते हैं आपको। इन सभी हथियारों को, इन सभी टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट को इस्तेमाल करने में महारत हासिल करना, और यहाँ पर जो एक्सरसाइज हो रही है, जो आपने देखा, वो उसी का एक हिस्सा है कि किस तरीके से हम जो हमारी कैपेबिलिटी है उसको अपनी ट्रेनिंग के जरिए और बढ़ा सकें। और जो टास्क हमें मिला है, और ये टास्क बहुत महत्वपूर्ण है, आप सब लोग जानते हैं कि ऑप सिंदूर में हमने दुश्मन को बहुत क्षति पहुंचाई थी, बहुत नुकसान पहुंचाया था, पर हम ये भी जानते हैं कि दुश्मन शायद अपनी हरकतों से बाज ना आए और दोबारा कोई ऐसा काम करे कि हमें फिर ऑपरेशन करने की जरूरत पड़े। तो भारत ने क्या बड़े कदम उठाए ये तो हमने आपको बताया, और अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर कैसे कैसे एक एक चीज निकलकर सामने आई। लेकिन इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर कुछ लोग मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश के मुसलमान समझदार हैं और वो जानते हैं कि देश का हित किन चीजों में है, इसीलिए हर मुश्किल घड़ी में देश के साथ खड़े हैं। और पिछले दिनों लाल किले पर जो कुछ हुआ उसके बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम सामने आए थे। उन्होंने कहा था कि वो इस आतंकी हमले की निंदा करते हैं और इसका भारत को कड़ा जवाब देना चाहिए। बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साउथ अफ्रीका दौरे की। साउथ अफ्रीका यानी जोहान्सबर्ग पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई जरूरी मुद्दे उठाए, जिसमें उन्होंने ड्रग्स और आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए दुनिया के देशों को मिलकर कार्रवाई करने का सुझाव दिया। उन्होंने इसे दुनिया के हर देश के लिए घातक बताया है। साथ ही उन्होंने इसे पब्लिक हेल्थ, सोशल स्टेबिलिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए भी गंभीर चुनौती बताया है। ये टेररिज्म को फाइनेंस करने का भी एक बड़ा माध्यम उन्होंने कहा है। भारत ने G20 के मंच से इसके खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ने का प्रस्ताव भी रखा है। यानी भारत ने अपनी मंशा आतंकवाद के साथ साथ ड्रग्स टेरर को लेकर भी साफ कर दी है। प्रधानमंत्री ने G20 सम्मेलन में साउथ अफ्रीका से ड्रग्स और आतंकवाद के गठजोड़ पर करारा वार किया है। पीएम मोदी ने दुनिया को ड्रग्स टेरर के खतरे से आगाह करते हुए एक मजबूत वैश्विक मोर्चा बनाने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने खतरनाक ड्रग्स और आतंक की कड़ी रोकने के लिए दुनिया के देशों को मिलकर कार्रवाई करने का सुझाव दिया है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को बड़ा संदेश दिया है कि ड्रग के खिलाफ कैसे कदम उठाना है। वो मोदी मंत्र क्या है, ड्रग टेरर को लेकर मोदी मंत्र क्या है, ये आपको बता देते हैं कि कैसे पूरी दुनिया एक साथ आए ड्रग्स के खिलाफ। डार्क वेब और क्रिप्टो करेंसी की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाए, ये कहा गया है। ड्रग कारोबार, क्रिप्टो के लेन देन की जानकारी शेयर करना भी जरूरी है, पीएम मोदी ने साफ कहा। ड्रग में इस्तेमाल रसायनों की सप्लाई चेन पर नियंत्रण होना चाहिए। फेंटेनिल जैसे केमिकल की ट्रैकिंग और लाइसेंसिंग पर पूरे दुनिया को, हर देश को जोर देना चाहिए। सीमा पार ड्रग तस्करी रूट्स के रास्ते को चेक करना होगा। गोल्डन ट्रायंगल रूट्स पर G20 देशों की संयुक्त टास्क फोर्स बनानी होगी। आतंकवाद के लिए भेजे गए ड्रग मनी को ब्लॉक करना एक बहुत अच्छा तरीका है। FATF जैसे मौजूदा तंत्र को और मजबूत करना है। साथ ही ड्रग से होने वाली इनकम को फ्रीज करने का भी वैश्विक प्रोटोकॉल होना चाहिए, ये भी प्रधानमंत्री ने जोर दिया है। ड्रग टेरर के नापाक गठजोड़ से अमेरिका भी हिला हुआ है। अमेरिका में हर साल हजारों नागरिक ड्रग्स की ओवरडोज से मारे जा रहे हैं, जिसके खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में आक्रामक सैन्य अभियान छेड़ रखा है। अमेरिका ने यह मुहिम वेनेजुएला, कोलंबिया और मैक्सिको से आने वाली ड्रग तस्करी को रोकने पर केंद्रित किया है, जिससे अमेरिकी सैनिकों के निशाने पर फेंटेनिल और कोकीन जैसी घातक दवाएं हैं। ट्रंप प्रशासन ने तो ड्रग तस्करों को आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। उन्होंने अल-कायदा जैसे आतंकी संगठनों की तरह बताकर सीधे मौत के घाट उतारने का आदेश जारी किया है।
जिसका नतीजा है कि ड्रग्स तस्करों के खिलाफ अमेरिकी सेना की कार्रवाई में सैकड़ों ड्रग तस्कर अब तक मारे जा चुके हैं। ये तस्वीर आपको वही दिखा रहे हैं कि कैसे यूएस नेवी ने एक बोट को उड़ाया। ये बोट दरअसल ये दावा किया गया है अमेरिका की ओर से कि इस बोट का इस्तेमाल ड्रग्स के तस्करी के लिए किया जाता था, नशे के कारोबार के लिए किया जाता था। लेकिन वहीं दूसरी ओर कोलंबिया, वेनेजुएला समेत वो देश जिनकी ये बोट है वो अमेरिका पर आरोप लगा रहे हैं और पिछले दिनों अमेरिका और वेनेजुएला में इसको लेकर खींचतान भी देखने को मिली थी, क्योंकि वेनेजुएला ने कहा था कि जिस तरह से हमारी बोटों को अमेरिका निशाना बना रहा है इसका जवाब आने वाले समय में देंगे। लेकिन अमेरिका का कहना है कि ड्रग्स को खत्म करने के लिए ऐसे हमले लगातार जारी रहेंगे। ड्रग टेरर नेक्सस कितना खतरनाक है पूरे दुनिया के लिए, ये आपको बता देती हूँ। ड्रग टेरर नेक्सस खतरनाक गठजोड़ है, संगठित अपराधी आतंकियों का एक समूह बनता जा रहा है। अफगानिस्तान से लेकर यूएस तक इसका जाल फैला हुआ है। 19 आतंकी संगठन कारोबार में लिप्त हैं और आतंकवाद का नया हाइब्रिड मॉडल तैयार कर रहे हैं। आतंकी संगठनों का प्रमुख फंडिंग स्रोत यही होता है, इससे पैसे इकट्ठे करना। टेरर ग्रुप का पसंदीदा अवैध कारोबार भी ड्रग्स ही है। सेंट्रल एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट में भी इसका नेक्सस फैला हुआ है। यूएस के ट्राई बॉर्डर क्षेत्र में मजबूत नेटवर्क है, जिससे लाखों लोगों की जान पर बड़ा खतरा बना हुआ है। ड्रग्स ओवरडोज से मौत में भी भारी इजाफा हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता के लिए भी एक बड़ा खतरा है। ड्रग टेरर इकोनॉमी खत्म करना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन कैसे इसे खत्म किया जाएगा, इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने आज G20 सम्मेलन इस मंच पर बड़ा संदेश दिया है। जो समस्या पूरी दुनिया के लिए नासूर बन गई है, उस समस्या को लेकर भारत लंबे वक्त से पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करता रहा है। पाकिस्तानी फौज और वहां की खुफिया एजेंसी ISI लंबे वक्त से ड्रग टेरर की काली कमाई का इस्तेमाल भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए करता आ रहा है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला भी पाकिस्तान की उसी काली कमाई से फंड किया गया था। यह आतंकी हमला ड्रग की कमाई का ही था, जिसका जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से दे दिया था। बता दें कि भारत के लिए यह ड्रग कैसे चुनौती बनता जा रहा है। हालांकि भारत ने इसको लेकर बड़े कदम भी उठाए हैं। टेरर इकोनॉमी भारत के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही है। पाक कर रहा है ड्रग इकोनॉमी से आतंकवाद फंड कर रहा है। लश्कर, जैश आतंकी समूहों को इससे फंडिंग मिलती है। जो कमाई ड्रग को बेचकर होती है उससे इनको फंडिंग की जाती है। पाक आर्मी ISI इसके नेक्सस को बड़ा कर रही है, ड्रग कारोबार को बढ़ा रही है। आतंकवाद के लिए पाक करता है ड्रग कारोबार। गोल्डन क्रिंसेट के करीब होने से भारत निशाना है। कश्मीर में टेरर फाइनेंसिंग के कई लिंक भी मिले हैं। भारत के लिए सिंथेटिक ड्रग्स तस्करी सबसे बड़ा खतरा है और भारत में सिर्फ कश्मीर में ही नहीं, पाकिस्तान की सीमा पंजाब से लगी हुई है, राजस्थान से लगी हुई है और वहां पर भी ड्रग्स तस्करी के कई मामले इसके पहले सामने आते रहे हैं। और इसी तरीके से ड्रग्स की तस्करी करके पाकिस्तान फंडिंग करता है, पैसे जुटाता है और आतंकवाद को बढ़ावा देता है। और भारत की लड़ाई इसी ड्रग्स और आतंकवाद के खिलाफ है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रहार में इतना ही, लेकिन रिपब्लिक भारत पर खबरें जारी हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।